हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो देखिए फ्रेंड, आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए सी टेट 2023 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आए हुए हैं। आज हम आप सभी लोगों के साथ मिल करके फिर से 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग कर दीजिए। और देखिए हमारा चैनल है @लर्न विद अल्पना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक पेंसिल को पकड़ना, ठीक है, खाली स्थान कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को ढकेलना खाली स्थान कौशल का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक पेंसिल को पकड़ना कौन सा कौशल होता है और एक फुटबॉल को ढकेलना कौन सा कौशल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पहला है आपका ऑप्शन सूक्ष्म गतिक कौशल, सकल गतिक कौशल, और दूसरा है आपका सामाजिक भावात्मक, तीसरा है आपका सकल गतिक और सूक्ष्म गतिक, ठीक है, और चौथा है फ्रेंड्स भावात्मक और सामाजिक। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो पेंसिल का पकड़ना होता है फ्रेंड्स वो आपके सूक्ष्म गतिक कौशल में आते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी छोटी छोटी जो मांसपेशियां होती हैं उसको यूज में आता है। तो ये आपका देखिए जैसे आपका हो गया लिखना हो गया, ठीक है, पेंसिल का पकड़ना हो गया, कलर करना यानी कि ड्राइंग बनाना हो गया, ये सब फ्रेंड्स आपके सूक्ष्म गतिक कौशल में आते हैं। ठीक है, या फिर आपका जैसे आप बालू में अपनी उंगलियों को घुमा रहे हैं, अपने पैर की उंगलियों को, ठीक है, तो वो भी आपका सूक्ष्म गतिक कौशल में ही आता है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिया है फुटबॉल को ढकेलना यानी कि फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, दौड़ना, कूदना, ठीक है, ये आपका स्थूल गतिक यानी कि सकल गतिक कौशल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सब आपका पहला ऑप्शन सबसे करेक्ट हो जाएगा, सूक्ष्म गतिक और सकल गतिक कौशल। ओके फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आपसे नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है, ठीक है, यही आपका हमको लगता है गलत होगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो विकास जो है आपका निरंतर होता रहता है। ठीक है, यहाँ पर अनिरंतर दिया है। चलिए फिर भी अगला ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा है बच्चों की विकास की दर में विभिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल सही। तीसरा है आपका विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है, बिल्कुल परफेक्ट है आपका ये ऑप्शन। चौथा है आपका विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है, ये भी सही है फ्रेंड। तो यहाँ पे जो सही नहीं है फ्रेंड्स, ये पहला है कि विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो गलत है वही सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है यानी कि नहीं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स खाली स्थान और फिर है खाली स्थान, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्थाएं हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों की जो प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं हैं वो कौन सी हैं। पहला है आपका धार्मिक संस्थाएं और कानून, दूसरा है आपका आस पड़ोस और सामाजिक नीतियाँ, तीसरा है प्रिंट यानी कि मुद्रक मीडिया और विद्यालय, चौथा है आपका परिवार और आस पड़ोस। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ये यही फर्स्ट ही होगा कि परिवार और आस पड़ोस प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं हैं। ओके फ्रेंड्स, आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए जीन पियाजे के बारे में पूछा गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो जीन पियाजे हैं, ठीक है, इनका जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो इनके अनुसार बताना है आपको कि जो अधिकतर बच्चे होते हैं वो किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका संवेदीगामक, दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा है आपका औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका फोर्थ होगा, औपचारिक संक्रियात्मक, क्योंकि देखिए इसी स्तर में यानी कि 11 से लेकर के 11 के बाद, ठीक है, 11 वर्ष के बाद जो अवस्था होती है 11 से 15 तक लेकर के, ये आपके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। इसी में जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि छड़ ए छड़ बी से लंबी है, ठीक है, तथा छड़ जो बी है वो छड़
सी से लंबी है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि छड़ ए छड़ सी से लंबी है, परंतु जब यही समस्या उसके मौखिक रूप से पूछी जाती है तो वह सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं आपको कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि जो छड़ ए है वो बी से लंबी है और जो छड़ बी है वो सी से लंबी है। ठीक है, जो छड़ बी है वो सी से लंबी है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि छड़ ए छड़ सी से लंबी है, परंतु जब यही समस्या उससे मौखिक रूप से पूछी जाती है तो वह सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। ठीक है, पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक, दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक, तीसरा है संवेदीगामक और चौथा है आपका पूर्व संक्रियात्मक। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि वो देख रहा है, ठीक है, देख भी रहा है, उससे पूछा जा रहा है, वो बता दे रहा है, उसको समझ में आ रहा है, लेकिन जब उससे मौखिक रूप से पूछा जा रहा है तो वो नहीं बता पा रहा है, यानी कि उसमें अमूर्त चिंतन करने की क्षमता नहीं है। ठीक है, वो देख कर ही कर रहा है, तो यहाँ पर आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया है। पहला है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, दूसरा है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, और तीसरा है आपका आंतरिक वाक, और चौथा है फ्रेंड्स अहम केंद्रित वाक। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है वो आपका फर्स्ट है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ठीक है, ये आपके लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी एक समस्या का समाधान खोजने में जूझ रहा था। यह देखकर उसकी अध्यापिका ने उसे कुछ संकेत दिए जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पाया। लेव वाइगोत्स्की की शब्दावली में अध्यापिका ने पाठ प्रदान करके राजेश को खाली स्थान पाने में मदद की। अब यहाँ पर बताना है ऑप्शन: स्वकेंद्रीयता, अपरिवर्तनीय सोच, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जैविक परिपक्वता। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो क्या हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, यानी कि जो अध्यापिका है उसने पाठ प्रदान करके राजेश को समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में मदद की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है कि किस सिद्धांतकारी ने जो अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद है उस पर जोर दिया था। तो पहला ऑप्शन है आपका B.F. स्किनर, दूसरा है आपका लॉरेंस कोहलबर्ग, तीसरा ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की, चौथा ऑप्शन है आपका सिगमंड फ्रायड। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिए थे वो आपके कौन हैं, तो वो आपके लेव वाइगोत्स्की हैं। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया है कि लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए तो आपका देखिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक खाली स्थान कक्षा की विशेषताएं हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो करके सीखना है और या फिर और आपको बोल सकते हैं उसे खोजी अधिगम। ठीक है, और फिर और क्या है, सहभागी अधिगम। एक खाली स्थान कक्षा की विशेषता है, पहला है व्यवहारवादी, दूसरा है प्रगतिशील, तीसरा है अध्यापक केंद्रित और चौथा है आपका निष्क्रिय। तो देखिए फ्रेंड्स, व्यवहारवादी इसमें तो आएगा नहीं, ना तो आपका अध्यापक केंद्रित, नहीं आपका निष्क्रिय। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए क्या सबसे करेक्ट हो जाएगा, प्रगतिशील। ठीक है, करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषताएं हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन 2 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास खाली स्थान प्रकार की बुद्धि है, यानी कि किस प्रकार की बुद्धि है। तो देखिए फ्रेंड्स, वो नृत्य कर रही है तो जाहिर सी बात है कि नाच गाना से जो भी संबंधित होता है वो आपके संगीत से ही संबंधित होता है। ठीक है, या फिर
आप कह सकते हैं उसका जो एक है कि विशेष बुद्धि होता है, ठीक है? कोई जैसे गाना गाता है, कोई नृत्य करता है, कोई भाषाई कौशल में विकसित होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन क्या है अंतःवैयक्तिक, दूसरा है भाषाई, तीसरा है शारीरिक गतिक संवेदी, चौथा है आपका संगीतात्मक। तो देखिए फ्रेंड्स वो नृत्यांगना भी है, ठीक है? खिलाड़ी होने के साथ-साथ। तो यहाँ पर आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा शारीरिक गतिक संवेदी, ठीक है? केवल वो नृत्यांगना होती तब वहाँ पर या फिर गाना गाने में होती तो आपका संगीतात्मक हो जाएगा। जैसे कि संगीतात्मक में आप जैसे उनको ले लीजिए लता मंगेशकर जी को, ठीक है? और शारीरिक गतिक संवेदी में आप विराट कोहली को ले सकते हैं, सचिन तेंदुलकर को ले सकते हैं, ठीक है? भाषाई में जैसे आप एक मोदी को ही ले सकते हैं, वो बहुत अच्छे एक लिंग्विस्टिक हैं, ठीक है? अंतः व्यक्ति जो खुद को समझने में होता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सबसे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका थर्ड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए खाली स्थान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है मातृभाषा, दूसरा है विदेशी भाषा, तीसरा है अंग्रेजी भाषा, चौथा है केवल सांकेतिक भाषा। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के अनुसार कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए मातृभाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। आपको यहाँ पर फ्रेंड्स बताना है जो आपको लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाना हो वही कथन आपको टिक करना है, ठीक है? पहला है लड़कियां लड़कों की तरह शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम है, ठीक है? ये तो लिंग रूढ़िवादिता को नहीं प्रोत्साहित करता है। और दूसरा है लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली कोमल और भावुक होती हैं। तीसरा है लड़के और लड़कियां दोनों खेलों में अच्छा करने की सक्षमता है। चौथा है फ्रेंड्स लड़कियां लड़कों की ही तरह शिक्षा और परिवार दोनों को संभाल सकती थी। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे करेक्ट जो होगा लिंग रूढ़िवादिता ये सेकेंड ऑप्शन में दिया है कि जो आपकी लड़कियां हैं वो हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली और कोमल और भावुक होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो यही आपका देखिए फ्रेंड्स रूढ़िवादिता है। ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए आपके अभिकथन और कारक वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है? देखिए जो आपका अभिकथन है फ्रेंड्स यहाँ पर है कि एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्यों से संबंधित विद्यार्थी हैं वहाँ अध्यापिका को मानकीकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचना चाहिए। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, मानकीकृत पाठ्यक्रम से आपको बचना चाहिए, ठीक है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। देखिए आर क्या है कि बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं जब वे बाह्य रूप से अभिप्रेरित हों। ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स कि बच्चे तभी सीखते हैं जब वो बाह्य रूप से अभिप्रेरित हो, ठीक है? तो आपका देखिए फ्रेंड्स पहला ऑप्शन जो आपका कथन है ए वो सही है, लेकिन जो आपका कारण है आर वो आपका सही नहीं है, गलत है, ठीक है? तो ऑप्शन देखिए पहला क्या है कि ए और आर दोनों सही है और ए जो है वो सॉरी आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो ये आपका गलत है फ्रेंड्स। दूसरा है ए और आर दोनों सही है, ये भी आपका गलत। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है, तो सबसे करेक्ट फ्रेंड्स ऑप्शन जो है आपका थर्ड होगा, ठीक है? तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। हम इसको कट करके फिर से कर देते हैं, ठीक है? थर्ड ऑप्शन आपका राइट। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देता है, ठीक है? शिक्षक द्वारा कौन सा ऐसा प्रश्न है जो बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है? पहला है ऑप्शन प्रदूषण क्या होता है, दूसरा है प्रदूषण किन कारणों से होता है, तीसरा है प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, चौथा है अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फोर्थ ही होगा। इसमें बच्चे जो हैं सृजनात्मक यानी कि खोज करेंगे और समस्या समाधान के कौशल का भी विकास होगा कि प्रदूषण जो है किस प्रकार से हम नियंत्रण करें। तो ये आपका समस्या होगी, इसके समाधान के बारे में सोचेंगे, ठीक है? तो यही आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है? जो मूल्यांकन है उसका क्या मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पहला है प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का नामीकरण करना फ्रेंड्स तो बिल्कुल आपका निगेटिव ऑप्शन होता है, ठीक है? और दूसरा है माता पिता को उनके बच्चे को शिकायत करना कि वह
क्या करने में असक्षम है, ठीक है। तो ये भी आपका देखिए फ्रेंड्स नहीं होगा कि उनके बच्चों को शिकायत करिए, ठीक है। यह मूल्यांकन का बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। तीसरा है आपका विद्यार्थियों में तुलना करना। देखिए फ्रेंड्स, तुलना करना तो पहले ही आपका नेगेटिव होता है। किसी से कभी भी किसी से किसी का भी तुलना नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो भी होता है वो अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ होता है। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके सामर्थ्य को समझना है। बिल्कुल करेक्ट फ्रेंड्स। जो आपके विद्यार्थी हैं, जो उनका अधिगम प्रक्रिया में जो महसूस करने वाले जो उनकी चुनौती हैं, ठीक है, उनके सामर्थ्य को समझना चाहिए। यही आपका मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है, ठीक है। समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है? पहला है विविध जरूरतों वाले विद्यार्थियों को अलग अलग स्कूल में पढ़ाना, बिल्कुल गलत। समावेशी शिक्षा में फ्रेंड्स सबको एक साथ पढ़ाना होता है, ठीक है। दूसरा है एक ऐसी स्कूली व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की जरूरतें पूरी हों, बिल्कुल सही। तीसरा है विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना, बिल्कुल गलत। और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर विद्यार्थियों को स्कूल में दाखिला देकर उस पर स्कूली व्यवस्था में समायोजित होकर बाहर डालना, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन था वो आपका सेकंड हो जाएगा कि ऐसी स्कूली व्यवस्था स्थापित करें, यानी कि करना जहाँ पर सभी विद्यार्थी जो हैं उनकी ज़रूरतों की पूर्ति हो सके, ठीक है। तो आपका देखिए सेकेंड ऑप्शन इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। एक विविधता वाली कक्षा है तो उसमें जो एक शिक्षक है उसको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है अन्य बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कुछ छात्रों की उपेक्षा करना चाहिए, बिल्कुल गलत फ्रेंड्स, उपेक्षा नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए, ये तो आपका ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखिए विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को कोई महत्व नहीं देना चाहिए, महत्व देना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। चौथा है कि कक्षा में एक भयभीत वातावरण बनना चाहिए, बिल्कुल नहीं, भयभीत वातावरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर? सेकेंड, ठीक है। आई होप आप लोगों को हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, समझाते हैं, समझ में आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि पठन वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी खाली स्थान में और गुणन वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी खाली स्थान में सापेक्ष रूप से चुनौती महसूस करते हैं। पहला है ऑप्शन वाचन और लिखने अंकों के हेर फेर। दूसरा है अंकों के हेर फेर शब्दवर्तनी। तीसरा है शब्दवर्तनी शारीरिक समन्वयता। चौथा है शारीरिक समन्वयता कहानी लेखन। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो पठन वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी हैं उनमें देखिए क्या होगा, वाचन और लिखने में, ठीक है। क्योंकि वो पठन वैकल्य, जब वो अच्छे से पढ़ नहीं सकते हैं, गलत पढ़ेंगे तो गलत लिखेंगे भी, ठीक है। और गुणज वैकल्य से जो बच्चे जूझ रहे हैं वो अंकों के हेर फेर, यानी कि 6 को 9 समझ लेते हैं, 9 को 6 समझ लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपका पहला ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, ठीक है। जो बच्चा दृष्टिबाधित है, यानी कि जो देख नहीं सकता है, तो उससे जूझते हुए जो विद्यार्थी हैं सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो पहला है जितनी हो सके उतनी जानकारी लिखित रूप में प्रदान करनी चाहिए, बिल्कुल गलत फ्रेंड्स। वो देख नहीं सकता है तो वो लिखित रूप को तो पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। दूसरा है महत्वपूर्ण जानकारी को रंगीन लेखने, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स फिर से लेखने के लिए आ गया, लेखन में। तो वो जब पढ़ ही नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, तो वो लिखना पड़ेगा कैसे? तीसरा है आपका संप्रत्ययों की व्याख्या करने के लिए श्यामपट्ट पर आरेख बनाना चाहिए, ये भी गलत। वो देख नहीं सकता है फ्रेंड, तो श्यामपट्ट पर आरेख बनाइए या फिर फूल बनाइए, पत्ती बनाइए, वो कुछ नहीं समझ पाएगा, ठीक है। चौथा है जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके से अपनानी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके से अपनाने चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो दृष्टिबाधित है, ठीक है। वो देख नहीं सकता है बल्कि सुन तो सकता है ना, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनके संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। पहला है प्रतिभाशाली के लिए, ठीक है, वे अभिसारी और परंपरागत तरीके से सोचते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभिसारी नहीं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो अपसारी रूप से सोचते हैं। ठीक है, तो ये आपका तो बिल्कुल गलत। दूसरा है उनमें सीखने के प्रति कम ग्रहणशीलता होती है, बिल्कुल नहीं, उनमें ग्रहणशीलता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, चौथा है वे नए क्रियाकलापों को करने का जोखिम टालते हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो जोखिम उठाते हैं। ठीक है, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं। चौथा है वे मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका फोर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा कथन और कारक वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स अगला। तो हम लोग देखेंगे क्या है। तो देखिए हमारा अभी कथन क्या है कि एक अध्यापिका को कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सहभागिता, बातचीत और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड, जो एक अध्यापिका है उनको विद्यार्थियों में सहभागिता यानी कि किसी भी क्षेत्र में भाग लेने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, बातचीत, वैचारिक बहस जो भी होता है उसको बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। ये आपका कारक है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने वातावरण के बारे में अर्थ सृजन में सक्षम होते हैं। देखिए ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, आपके लेवाइगोत्स्की ने कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, ये दोनों ही आपके गलत सही हैं। ठीक है, सही है, और जो आर है वो ए का सही व्याख्या भी कर रहा है यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले ही ऑप्शन में दिया है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो सबसे करेक्ट ऑप्शन वन हो जाएगा, इन दोनों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्वास रखता है। ठीक है, देखिए जो आपकी एक अधिगम होती है वो एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। ठीक है फ्रेंड, जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। तो निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्वास रखता है। पहला है मनोविश्लेषणवाद, दूसरा है ऑप्शन व्यवहारवाद, तीसरा है सामाजिक संरचनावाद और चौथा है फ्रेंड्स नैतिकवाद। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपके सामाजिक सांस्कृतिक यानी कि आपके लेवाइगोत्स्की ने ही ये बोला है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर का सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सामाजिक संरचनावाद। ठीक है, चलिए ऑप्शन थ्री यहाँ पर देखिए सही ऑप्शन हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा एक नए संप्रत्यय के अधिगम को बढ़ावा देता है। ठीक है, इनमें से आपको बताना है फ्रेंड्स कि कौन नए संप्रत्यय के अधिगम को बढ़ावा देता है। पहला है नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। दूसरा है नए ज्ञान को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़ना। तीसरा है आपका विद्यार्थियों पर दबाव और असफलता का डर पैदा करना, बिल्कुल गलत फ्रेंड्स यहाँ पर ये हो जाएगा। और चौथा है कि विद्यार्थियों के बीच पारस्परिक संपर्क और सहभागिता पर रोक लगाना, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर दिया था फ्रेंड्स कि नए ज्ञान को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से ना जोड़ना। ठीक है, जोड़ना रहता तो ये बिल्कुल करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर ना जोड़ना दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका बचता कौन सा आंसर है, फर्स्ट। तो इसलिए आपका सबसे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ही सही होगा कि नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा उपागम ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमतर रूप से देखता है। यानी कि कमतर का मतलब नॉट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ पर फ्रेंड्स। ठीक है, कि जो आपके कौन सा ऐसा उपागम है जो ज्ञान के निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमतर रूप से देखता है। तो पहला है, नीचे चलिए देखते हैं, अन्वेषण, खोजबीन, खोजी, अधिगम, ये तीनों ही होते हैं फ्रेंड्स। सबसे कम जो होगा वो क्या लिखा है, कंठस्थ स्मरण। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन ही सबसे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कमत्तर ही पूछा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेणु, ठीक है, रेणु हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके और अंत में कई सही समाधान ढूंढ लेती है। वह समस्या को हल करने के लिए खाली स्थान यानी कि किस प्रकार की सोच का उपयोग कर रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि
जो रेणु है वो हमेशा ही समस्या समाधान के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार करके अंत में कई सही यानी कि कई कई क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन जो है यानी कि जो उसकी समस्या है, ठीक है, उसका समाधान कई खोज लेती है। यहाँ पे देखिए लिखा है ना, कई सही समाधान ढूंढ लेती है। वह समस्या को हल करने के लिए किस प्रकार की सोच का उपयोग कर रही है, अपसारी, अभिसारी, आत्मकेंद्रित और तार्किक। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एक ही क्वेश्चन के कई आंसर होते हैं उसे हम लोग अपसारी चिंतन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके कौन से ये क्वेश्चन हो गए, मुक्त अंत वाले क्वेश्चन, ठीक है, जिससे हम लोग अपसारी चिंतन कहते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों से निपटने का सही तरीका क्या है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा की गई त्रुटियाँ कुछ हैं, तो उससे निपटने का सही तरीका क्या होगा। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को त्रुटियाँ करने के लिए दंडित करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप किसी को ऐसे ही दंडित नहीं कर सकते हैं केवल एक त्रुटि के लिए, ठीक है। दूसरा है विद्यार्थियों को सीधे सही जवाब बता देना, उन्हें उसे बार बार कॉपी में लिखने को देना। ये भी आपका फ्रेंड्स गलत होगा कि आप सीधे तौर पर किसी को जवाब बता रहे हैं, ठीक है, और उन्हें कॉपी में लिखने के लिए बोल रहे हैं। तो और तीसरा है आपका विद्यार्थियों को अपने सहपाठी का सही जवाब नकल करने को कहना। नकल करना भी आपका निगेटिव पॉइंट में आता है। चौथा है कि अधिगम कमियों का विश्लेषण करना जिसकी वजह से त्रुटि हुई है और विद्यार्थियों को तदनुसार सहायता प्रदान करना। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे करेक्ट जो आपका ऑप्शन है आपका, वो आपका फोर्थ होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऐसी स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित है लेकिन ध्यान असफलता पर है, विद्यार्थी निम्न में से किस संवेग का अनुभव करेंगे, ठीक है। जब कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब परिणाम अनिश्चित होते हैं लेकिन ध्यान आपकी असफलता पर होती है, ठीक है, तो विद्यार्थी निम्न में से किस संवेग का अनुभव करेंगे। पहला है आनंद, दूसरा है दुश्चिंता, तीसरा है उम्मीद, चौथा है बोरियत। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वहाँ पे हो जाएगा दुश्चिंता, ठीक है। वहाँ पे वो लोग टेंशन में होंगे, यही उनका जो संवेग है, इसी का वो अनुभव करेंगे, दुश्चिंता का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को किस तरह के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। जो आपके विद्यार्थी हैं उनको आप किस प्रकार के लक्ष्य प्रेरित करेंगे, मतलब लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका महारत उन्मुखी, दूसरा है ऑप्शन प्रदर्शन उन्मुखी, तीसरा ऑप्शन है असफलता स्वीकार और चौथा है आपका फ्रेंड्स महारत परिहारी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो विद्यार्थी हैं लक्ष्य उनके लक्ष्य निर्धारित करने के लिए जो आपको प्रेरित करना है, उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर महारत उन्मुखी, ठीक है। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए महारत उन्मुखी सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचने, मूल्यांकन करने और तदनुसार परिवर्तन करने की योग्यता क्या कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचें, यानी कि आप स्वयं की जो आपका जो चिंतन है उस प्रक्रिया को जांचने के लिए और अपना स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए और तदनुसार परिवर्तन करने की जो योग्यता है वो क्या कहलाती है। पहला हो जाएगा प्रत्यास्मरण, दूसरा है रटना, तीसरा है ध्यान और चौथा है अधिसंज्ञान या फिर परासंज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो करेक्ट ऑप्शन होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका अधिसंज्ञान होता है, ठीक है। प्रत्यास्मरण यानी कि याद रटना, रट्टाफिकेशन, ध्यान, ये सब बिल्कुल नहीं होगा। आपका सबसे करेक्ट क्या हो जाएगा, अधिसंज्ञान या फिर परासंज्ञान, ठीक है, मेटाकॉग्निशन। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में किस संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए निम्न में से विषय वस्तु प्रस्तुति का, ठीक है, कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो जब आप प्राथमिक कक्षाओं में किसी भी संप्रत्यय को पढ़ाते हैं, ठीक है, यानी कि पढ़ाने के लिए निम्न में से यानी कि इन चारों में से विषय वस्तु प्रस्तुति का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर देखिए पहला है संकेत, मूर्त सामग्री, चित्र, दूसरा ऑप्शन है चित्र, मूर्त सामग्री, संकेत, तीसरा है मूर्त सामग्री, चित्र, संकेत और चौथा है आपका संकेत,
चित्र, मूर्त सामग्री। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आपका जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप उसे मूर्त सामग्री दिखाएँगे, उसके बाद चित्र की ओर संकेत करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन में है आपका मूर्त, क्योंकि ये देखिए बच्चा प्राथमिक कक्षाओं में है, वो मूर्त चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करता है, ठीक है? देखकर वो जल्दी सीख जाता है बच्चा, इसलिए आप सबसे पहले उसे मूर्त सामग्री दिखाएँगे, उसके बाद चित्र की ओर संकेत करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? आई होप आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। और जिन लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है? और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, देखिए हमारा चैनल है @लर्न विथ अल्पना। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आपके सीडीपी के क्लास में मिलते हैं अब हम अपने हिंदी के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।